मैंने अपने जीवन में कभी भी ये कल्पना नहीं की थी कि इस उम्र के पड़ाव में मैं अपने देश को, अपनी भारत माता को इस स्थिति में देखूंगा। वैश्विक स्तर पे राष्ट्र के अंदर इतने सारे संवैधानिक संकट एक साथ, मैंने कल्पना नहीं की थी कि मुझे ये देखना पड़ेगा। लेकिन 2014 के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हमको देखनी पड़ रही हैं जो हमने नहीं सोचा था कि हमें देखनी पड़ेंगी। और अब नए संकट पैदा हो गए हैं। एक तो न्यायपालिका के प्रति हमारे देश में बहुत ज्यादा सम्मान था। हमारे देश के लोग बाकी एडमिनिस्ट्रेशन पे गुस्सा निकाल लेते थे, राजनीतिक लोगों पे गुस्सा निकाल लेते थे, लेकिन अपने सेना के अधिकारियों पे कभी गुस्सा नहीं निकालते थे, शिक्षकों पे गुस्सा नहीं निकालते थे और न्यायपालिका पे गुस्सा नहीं निकालते थे। और 2014 के पहले कभी हमने सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी कि ऐसी परिस्थिति पैदा होगी। लेकिन 2014 के बाद आप देख रहे हैं वैश्विक स्तर पे हमारी स्थिति क्या है। अमेरिका ने जो हमारे साथ व्यवहार किया, डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमारे साथ व्यवहार किया, वो सबके सामने है। जो राम माधव ने अमेरिका में जाके स्वीकार भी कर लिया कि अमेरिका के कहने पे हम रूस से तेल खरीदना बंद करते हैं, ईरान से तेल खरीदना बंद करते हैं, इसके बावजूद नाराज हमसे क्यों है अमेरिका। अब जो गाजा पट्टी के अंदर जो इजराइल ने तबाही मचाई और कई सालों से इसने तबाही मचा रखी थी, गाजा पट्टी के मुद्दे पर भी आप देख रहे हैं, या इजराइल ईरान के मुद्दे पर भी पूरा विश्व या तो ईरान के साथ खड़ा है या इजराइल अमेरिका के साथ तो शायद ही कोई खड़ा है। और हम लोगों को, भारतवासियों को यही नहीं पता है कि हम कहां खड़े हैं। रूस खुल के अब ईरान का साथ दे रहा है। चीन न केवल साथ दे रहा है बल्कि उसे युद्ध की सामग्री भी दे रहा है। ये बात अमेरिका को भी पता है। अमेरिका के अंदर जिस प्रकार से विद्रोह पैदा हो रहा है, वहां की जनता डोनाल्ड ट्रंप का इस्तीफा मांग रही है। और इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ जिस प्रकार का विद्रोह हो रहा है, जनता उनका रिजिग्नेशन मांग रही है। और ईरान में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वहां की जो आज की डिस्पेंसेशन है, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उसके साथ पूरे देश की जनता कैसे खड़ी हुई है। और हमारे देश की जनता को, 145 करोड़ लोगों को यह नहीं पता है कि हम कहां खड़े हैं, हम किसके साथ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। अगर हम अमेरिका इजराइल के साथ खड़े भी हैं तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, ये बार बार कहते हैं कि हम महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी के देश के हैं। तो भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी का देश, उस देश इजराइल के साथ कैसे खड़ा है, जिसने ईरान और अमेरिका के बीच में जब युद्ध विराम की वार्ता चल रही थी और काफी हद तक समझौता हो गया था, तो बिना किसी वजह से उसने इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और वहां पे तबाही मचा दी। और उसके प्रतिरोध में 48 घंटे के अंदर ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका के जितने भी गल्फ कंट्रीज के अंदर देश थे और जहां उसके एयर बेसेस थे, उसे तहस नहस कर दिया। और आज की तारीख में आप देख रहे हैं हमारे देश की परिस्थिति, आर्थिक स्थिति क्या है। आज डॉलर की तुलना में हमारा रुपया 94.50 पहुंच गया है। और ये कोई हमारे देश के अंदर गोदी मीडिया या कोई इसको डिस्कस नहीं कर रहा है। 94.50। जब माननीय मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2014 में, उस समय डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत थी 58 और आज है 94.50। इसका मतलब है करीब 70% की वृद्धि हुई। और आप जानते हैं कि रुपए का कमजोर होना और डॉलर का मजबूत होना हमारे देश के लिए कितना ज्यादा विनाशकारी है। अच्छा, बहुत ज्यादा गोदी मीडिया में आप डिस्कशन देखते होंगे, बहुत सारे लोग बताते होंगे केवल हमारी ही करेंसी वीक नहीं हो रही है, दूसरे देशों की भी करेंसी वीक हो रही है। तो उनकी सुविधा के लिए मैं बता दूं, जो देश एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं, निर्यात परक होते हैं, उनके लिए उनकी करेंसी का वीक होना उनके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा मुख्य तौर पर देश है जो आयातक देश है, हम निर्यातक देश नहीं है। चीन एक निर्यातक देश है, एक्सपोर्ट करता है, ट्रेड सरप्लस होता है, जापान ट्रेड सरप्लस होता है। और भारत जो है वो इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट सबसे ज्यादा हम तेल और सोना करते हैं। अब आप ये सोचिए
आज से 2 महीने पहले अगर इंटरनेशनल क्रूड प्राइस $60 थी और रुपया मान लीजिए $80 का $1 था, तो 60 गुणे 80 हमें देने पड़ते थे। और आज की तारीख में कितने देने पड़ रहे हैं? $112 पर बैरल का क्रूड ऑयल है और रुपए की कीमत हो गई 94.50। इसका मतलब है कि 94.50 गुणे 115, इसका माने हमारा जो इंपोर्ट का बिल है और हमारा जो डॉलर का बाहर जाना है, आउटफ्लो है, वो करीब करीब 70-80% बढ़ गया केवल पिछले 2 महीने के अंदर। और इससे हमारे देश की स्थिति क्या होगी? हमारे एक्सपोर्ट बाधित हैं क्योंकि और जो स्ट्रेट हॉर्मूज है वो बंद है, हमारे इंपोर्ट भी बाधित हैं। और ये तो अभी चलिए भगवान का शुक्र है कि कल चुनाव होने हैं 29 तारीख को। 29 तारीख को चुनाव होने हैं, इसकी वजह से अभी आपको जो डीजल और पेट्रोल के दाम है वो बढ़े हुए नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा जैसे ही पोलिंग खत्म होगी तो इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे और उसकी वजह से देश की आर्थिक स्थिति का होगा ये देखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा लगता है। क्योंकि क्रूड के दाम डबल हो गए, रुपया कमजोर हो गया। अब क्रूड के दाम डबल हो गए और रुपया कमजोर हो गया तो या तो सरकार इसकी भरपाई करके सब्सिडाइज करे और तेल कंपनियों को पैसा दे, और अगर सब्सिडाइज नहीं करती तो अभी तक सरकार क्या कर रही थी कि तेल बहुत सस्ता था, $20, $30, $40, $50 का तेल था, तो लेकिन उपभोक्ताओं को वही डीजल और पेट्रोल महंगा बेचती थी, टैक्सेस बढ़ा देती थी और टैक्सों से पैसा इकट्ठा करके जनता को 5 किलो अनाज दे देती थी और उसमें वाहवाही अपनी लूट लेती थी। लेकिन अब वो कर नहीं पाएंगे, या तो तेल कंपनियों को सब्सिडाइज करना पड़ेगा, या टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, या दाम बढ़ाने पड़ेंगे। और इस बात की बहुत संभावना है कि दाम को बढ़ाएंगे और उसके बाद महंगाई आप देखिएगा। अगर आप ध्रुव राठी का एक वीडियो देखें जो उन्होंने बताया है कि 150 साल के बाद 2026 में एल नीनो एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से पानी कम बरसता है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ध्रुव राठी की वो वीडियो में उन्होंने बड़े विस्तृत रूप से बताया है कि सारे फैक्टर्स ये बन रहे हैं और विशेषज्ञ ये बता रहे हैं 2026 150 साल के बाद ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि भयंकर गर्मी पड़ेगी, पानी बहुत कम बरसेगा और उसकी वजह से अन्न उत्पादन कम होगा और बहुत ज्यादा परेशानी होगी। यह भी उन्होंने बताया कि जो 150 साल पहले इस प्रकार की स्थिति बनी थी, लाखों करोड़ों लोग पूरे विश्व के अंदर उससे मरे थे। भगवान करे ऐसा न हो जो ध्रुव राठी कह रहे हैं या विशेषज्ञ कह रहे हैं, लेकिन अगर होगा इसके लिए भारत सरकार को और हमारे देशवासियों को तैयार होना पड़ेगा। तो इलेक्शन का पोलिंग हो जाए उसके बाद आप देखिएगा। एक तो ये आर्थिक स्थिति पे लोगों का ध्यान नहीं है, हिंदू मुसलमान रोहिंग्या घुसपैठिए इसी पे बात हो रही है, ये कोई नहीं देख रहा है कि आर्थिक स्थिति देश की जो बर्बाद हो रही है उस पर कोई ध्यान दे। इसके बाद संवैधानिक संकट और देखिए, बंगाल के अंदर उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस ऑफिसर अजय राज शर्मा डेप्यूट किए जाते हैं ऑब्जर्वर के रूप में इलेक्शन में। ऑब्जर्वर का मात्र काम यह होता है कि ऑब्जर्व करे, देखे, और जो देखे उसको इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करे। वो इलेक्शन कमीशन का आंख कान होता है। लेकिन अजय राज शर्मा इतने ज्यादा उत्तेजना में आ गए क्योंकि उनको वहां पे सुपर कॉप कहा जाता है, वो जाके वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ता के घर के सामने पहुंच गए और वहां जाके उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया कि तुम लोग बता देना अपने नेता को कि अगर जरा भी गड़बड़ी की तो इतनी ज्यादा मुश्किल पैदा कर दूंगा कि तुम झेल नहीं पाओगे। अच्छा, जिस विधायक जो वहां इलेक्शन लड़ रहा है टीएमसी का, वो 32-33 साल का एक युवा है, जहांगीर खान उसका नाम है, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन लड़ रहा है वह 70% हिंदू है और 30% केवल मुसलमान है। लेकिन इसके बावजूद इस बात की पूरी संभावना है कि वो बहुत तगड़ी लीड से जीतेगा। तो इस प्रकार की उत्तेजना पुलिस ऑफिसर द्वारा क्रिएट करना और एक आईपीएस ऑफिसर द्वारा क्रिएट करना और थ्रेटन करना, लगता है उन्होंने हमारे देश के माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से प्रेरणा ले ली है, जिन्होंने कहा है कि 4 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका देंगे। फिर कहते हैं गुंडों को हम धमकी देते हैं तो दीदी को क्यों परेशानी होती है। गुंडों को धमकी देते हैं इससे परेशानी नहीं होती, लेकिन गुंडा कौन है इसका डिसीजन
न्यायालयों के पास है, राजनीतिक लोगों के पास नहीं है। अगर राजनीतिक लोग ये डिसाइड करने लगे कि कौन गुंडा है और उसको सजा दे दें, तो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस दे देगी, तमिलनाडु के अंदर डीएमके दे देगी, बंगाल के अंदर टीएमसी दे देगी, और इस प्रकार से पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच जाएगी और पूरा संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि गुंडा तो तभी प्रूव होगा, क्योंकि कोई भी आरोपी है तब तक वो गुंडा नहीं है जब तक कि उसे हाईएस्ट कोर्ट तक ये प्रूव न कर दिया जाए कि आदमी गुंडा है। उसके बाद जो दंड देना है उसे आप दीजिए, लेकिन राजनीतिक लोगों को यह अधिकार नहीं कि वो दंड दें। ये अधिकार पुलिस की विवेचना और न्यायालय के बाद न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसे दंड लेने का प्रावधान है। तो एक ही अजय राज शर्मा ने वहां संवैधानिक संकट पैदा कर दिया, और माननीय अमित शाह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि उल्टा लटका देंगे, उन्होंने एक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बीच में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा माननीय जस्टिस महोदया से कि आप इस केस से अलग हो जाइए, मुझे आप पे विश्वास नहीं। और होता है, कोर्ट की ये बड़ी मामूली एक प्रक्रिया है, जज से लोग कहते हैं और जो नॉर्मली केस से अलग हो जाते हैं। लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ये ठीक है, उसका उन्होंने खंडन नहीं किया। जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप आरएसएस के लॉयर्स फोरम के कार्यक्रम में जाती हैं और आपके दोनों बच्चे जो हैं वो सरकारी वकील हैं, उनको ज्यादातर केसेस मिलते हैं और पिछले कई में करोड़ों रुपए उन्होंने कमा लिए हैं और सब कुछ सॉलिसिटर जनरल के आदेश से होता है, इसलिए आप से मुझे न्याय की उम्मीद नहीं, आप अलग हो जाइए। लेकिन वो अलग नहीं हो रही। एक संवैधानिक संकट यह पैदा हो गया है। और एक सोचिए कि भारत के अंदर ये 2014 के बाद क्या किसी ने कल्पना की थी इसके पहले कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जिनका हम बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, जो पहले बौद्धिस्ट चीफ जस्टिस हुए भारत के और दूसरे दलित चीफ जस्टिस हुए, वो देश को ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, और बागेश्वर धाम के यहां जाके अपने परिवार के साथ जाके बागेश्वर धाम से मिल रहे हैं। जबकि हमारे देश को 21वीं शताब्दी में एक साइंटिफिक युग की तरफ प्रवेश करना है। एक चीन है जो 1000 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन बना रहा है, जिसने सैटेलाइट्स का जाल बिछा दिया है। एक अमेरिका है जहां पे उन्होंने इतने छोटे छोटे सैटेलाइट्स वहां पे बिछा दिए हैं, और कितना ज्यादा वो अपने बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा कर रहे हैं, जो ईरान ने भी सिद्ध कर दिया कि वहां पे 98% महिलाओं की शिक्षा दर है और पुरुषों की तो 100% है। और हमारे देश में साक्षरता के बारे में क्या है और शिक्षा का स्तर क्या है वो आप, लेकिन जहां हमारे देश को साइंटिफिक आउटलुक की तरफ ले जाना है, वहां पे हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस अपने परिवार के साथ एक ऐसे व्यक्ति के पास आते हैं जिसके बारे में जो पर्ची निकालते हैं और पर्ची में आदमी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। जबकि एक सुहानी शाह भी इसी प्रकार की एक प्रैक्टिशनर हैं, वो ये कहती हैं ये कोई जादू नहीं है, कोई ईश्वरीय कृपा नहीं है, ये मैं भी कर लेती हूँ। करके उन्होंने दिखाया भी, कई बार उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स के मोबाइल नंबर भी बता दिए और उसके पासपोर्ट भी बता दिए। उन्होंने कहा ये कोई चीज नहीं है, ये तो केवल एक प्रैक्टिस है, एक साइंस है जिसको आप भी सीख सकते हैं, मैं भी सीख। लेकिन उस हमारे एक्स चीफ जस्टिस जिनके हम बहुत सम्मान करते हैं, अगर बागेश्वर धाम क्या जाएंगे, अरविंद केजरीवाल और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बीच में इस प्रकार की स्थिति होगी। अजय राज शर्मा जो यूपी के आईपीएस ऑफिसर बंगाल में डेपुटेशन में भेजे जाएंगे और वहां जाके इस प्रकार से चेतावनी देंगे, और उनके बारे में कुछ वीडियोस भी प्रचारित हो रहे हैं सोशल मीडिया में, मुझे नहीं पता सच है कि झूठ है, जिसमें बताया जा रहा है कि वो दिन में तो इस प्रकार की दबंगई करते हैं और शाम को उनकी जो नाइट लाइफ है बड़ी अच्छी होती है। मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, ना मैं उसको कोट कर रहा हूं, लेकिन देखिए वास्तविकता यह है कि अगर 5 तारीख को रिजल्ट टीएमसी के पास आया तो मुझे लगता है अजय राज शर्मा को एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल को भी स्वर्ण कांता शर्मा जी के खिलाफ इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए थी कि मुझ पर अभी विश्वास नहीं है, लेकिन ये होता है, लोग करते हैं और जजेस अपने को अलग कर लेते हैं, तो स्वर्ण कांता जी को भी उसमें अपने को अलग कर लेना चाहिए था। लेकिन पूरे देश के अंदर विश्व परिस्थिति में जैसे हम अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। 2014 जैसे पहले कहते थे 2014 के पहले कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो हम करके दिखा देंगे, मुझे लगता है 2014 के बाद हम सब कुछ वो देख रहे हैं जो नहीं हमने कभी देखा था। लेकिन दुखदाई है कि ये सब हमको देखना पड़ रहा है। डॉलर की तुलना में रुपए 94.50 पहुंच गया है, और भगवान जस्ट वेट करें 48 घंटे देश की जनता। अगर भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में उन्होंने जिता दिया, तेल के दाम कैसे बढ़ेंगे कि महंगाई में, और जो अल नीनो फैक्टर
ध्रुव राठी बता रहे हैं अगर वो हैपन हो गया तो उसके बाद हमारे देश की स्थिति 3-4 महीने में क्या होगी। चिंता हमें इस बात की करनी चाहिए, न कि घुसपैठियों की, रोहिंग्या की, जो कि बिहार के अंदर भी कोई ढूंढ नहीं पाया और बंगाल के अंदर भी 27 लाख वोट जरूर काट दिए, लेकिन ये कोई बताने को तैयार नहीं उसमें रोहिंग्या कितने हैं, जबकि उसमें 60% लोग ऐसे हैं जो हिंदू हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतुआ समाज के हैं। आसाम के अंदर भी जो लोग मिले थे कि वो घुसपैठिए हैं, उसमें आधे से ज्यादा हिंदू निकले थे और इसी वजह से आसाम के अंदर एसआईआर नहीं कराई गई, बंगाल में कराई गई। लेकिन इस बात का आपको जवाब कभी नहीं मिलेगा कि बंगाल के अंदर कितने रोहिंग्या मिले और कितने घुसपैठिया मिले। लेकिन अब जो अगले इलेक्शन जहां होंगे, ये सारे रोहिंग्या और ये सारा हिंदू मुसलमान का नैरेटिव जो है उस प्रदेश पे चला जाएगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहेगी। तो देश की जनता को एकजुट होना चाहिए, 145 करोड़ लोगों को एकजुट होना चाहिए, हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में नहीं फंसना चाहिए और वास्तविकता में जो संवैधानिक संकट देश के सामने पैदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और भगवान करे हमारे देश में जो 1947 के बाद हमने एक उन्नत भारत देखा है वो दिखाई पड़े। 2014 से अभी तक जिस प्रकार की स्थिति हमारे देश के अंदर, रुपए का कमजोर होना, आर्थिक स्थिति का खराब होना, देश के अमीर लोगों का बहुत ज्यादा अमीर हो जाना, देश के गरीब लोगों का बहुत ज्यादा गरीब हो जाना बहुत दुखदायी है और मुझे देखने में परेशानी हो रही है। देखते हैं 5 मई को क्या रिजल्ट आता है और उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। नमस्कार।